Hello everyone, welcome back to Economics with Garima, and today we are going to discuss about the previous year questions of 2018 जो एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे गए थे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, व्हेन डिड WTO फाउंडेड? WTO इज स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने पूछा है कि WTO को कब फाउंडेड किया गया था, कब सेटअप किया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश्ड किया गया था 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी रहती हैं जानना। ठीक है, पहली चीज़ कि WTO का हेड क्वार्टर कहाँ है? इट इज़ इन जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपका हेड ऑफ क्वार्टर है WTO का। पर्पस क्या था WTO को सेटअप करने का? इसका मेन पर्पस था कि जितनी भी आपकी हर्डल्स रहती हैं ट्रेड को, इंटर कंट्री ट्रेड करने में, उन बैरियर्स को रिमूव करना, या आप ये कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स विच प्रोहिबिटेड योर ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथली रन करने के लिए WTO को सेटअप किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल स्टील प्लांट इन वेस्ट बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? सेल स्टील प्लांट को वेस्ट बंगाल में किस कंट्री की हेल्प से सेटअप किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे सेल का मतलब क्या है? सेल की फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। सेल का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में सेल का हेड क्वार्टर है। और जो सेल स्टील प्लांट है वेस्ट बंगाल में, उसको सेटअप किसकी हेल्प से किया गया था? यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से किया गया था। ठीक है, यूके की हेल्प से, विच इज इन दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अ डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? जैसे आप लोगों को पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे डिटरमाइन करते हैं, हाउ यू डिटरमाइन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड या प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो डिटरमाइन होती है। अब ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा फैक्टर है जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, देखिए, द फर्स्ट फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट आपके अवेलेबल होते हैं तो प्राइस पे आपका इफेक्ट आता है, प्राइस की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है उस पर इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये तो आपका इंक्लूडेड होता है। सेकेंड, यूजेज ऑफ गुड। ठीक है, इसको भी देखेंगे कि यूजेज ऑफ गुड्स अगर मल्टीपल होते हैं, जैसे मिल्क का यूज़ आप कर्ड बनाने के लिए कर सकते हैं, फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज़ आप कर सकते हैं, टी कॉफ़ी बनाने के लिए आप कर सकते हैं, तो मल्टीपल यूज़ हैं, यहाँ पे भी प्राइस इलास्टिसिटी आपकी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि इनकम का कितना प्रोपोर्शन आपकी गुड्स पे स्पेंड हो रहा है। ठीक है, वो मेजर पोर्शन है या माइनर पोर्शन है, वो भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करता है। ठीक है, लास्ट इसमें गिवन है आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन मार्केट। ये आपको कहीं भी गिवन नहीं होता है जब आप स्टडी करते हो, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आंसर आपका हो जाएगा डी।
ठीक है, करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे डी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड आवर ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ फैक्ट्स गिवन है यहाँ पे। आवर ऑफ लेबर प्रोडक्ट, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक तरह से आपको गिवन है 0, 1, 2, 3, ठीक है। टोटल आउटपुट आपको गिवन है कि 0 यूनिट से 0 ही टोटल आउटपुट आ रहा है और 0 ही मार्जिनल प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। फर्स्ट यूनिट आपने प्रोड्यूस की तो टोटल आउटपुट आपको 100 मिल रहा है, मार्जिनल भी आपको 100 मिल रहा है। सेकंड आपने प्रोड्यूस की, ये आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल आउटपुट कितना रहा। मार्जिनल आपको गिवन है कि 80 है, ठीक है। थर्ड आपको टोटल आउटपुट 240 गिवन है, मार्जिनल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको पूछ क्या रहे हैं, ये आपको पूछ रहे हैं कि ये जो टोटल आउटपुट है, मार्जिनल आउटपुट की ये बात कर रहे हैं कि थर्ड यूनिट जो है यहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि टोटल आउटपुट जो है या टोटल प्रोडक्ट जो है वो समीशन होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का, ठीक है। M1, M2, M3 एंड सो ऑन अप टू Mn, ठीक है। ये जो है ये आपका टोटल आउटपुट होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम टोटल आउटपुट निकाल देंगे। 0 + 100 100 हुआ, 100 + 80 180 हुआ, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हो, मार्जिनल प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हो, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू द चेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है। एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से आपके टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आया वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। अब आपका टोटल प्रोडक्शन हो गया 180 से 240, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका होगा यहाँ पे 240 - 180 विच इज 60, और 60 क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2 है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं आपके 5th क्वेश्चन की। Whose job is to take effective control over the Indian stock market? इंडियन स्टॉक मार्केट का इफेक्टिव कंट्रोल किसके हाथों में होता है, ठीक है। IRDA, सेबी, NSDL एंड NSE। पहले बात करते हैं आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा सेबी। सेबी इज स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब सेबी को सेटअप कब किया गया था, जब आप नेट का एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो ये जो डेट्स होती हैं आपकी, ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ ली जाती हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ ली जाती है, या ये आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये आपको चारों दे रखी हैं, तो वो कह देंगे आपको कि इनकी फाउंडेड डेट्स के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर दो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। सेबी को एस्टेब्लिश्ड किया गया था 12 अप्रैल 1988 में, 12 अप्रैल 1988 को एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। और इसको स्टैट्यूटरी पावर्स कब मिली थी, इसको स्टैट्यूटरी पावर्स जो थी वो दी गई थी 30 जनवरी 1992 में, ठीक है, 30 जनवरी 1992। हेडक्वार्टर कहाँ है सेबी का, मुंबई में हेडक्वार्टर है सेबी का, ठीक है। और क्यों इसको सेटअप किया गया था, इसको सेटअप किया गया था कि जो आपके इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट करने के लिए इसको सेटअप किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो अदर इसमें 3 टर्म दे रखी हैं, ये क्या है। IRDA, IRDA स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको सेटअप किया गया था 1999 में, हेडक्वार्टर इसका है हैदराबाद में, ठीक है। और इसको क्यों सेटअप किया गया था, इसके नाम से जैसे शो हो रहा है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये जो इंश्योरेंस होल्डर्स हैं आपके, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉलिसी होल्डर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए IRDA को सेट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज NSDL।
NSDL क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है ना। इसको सेटअप किया गया था अगस्त 1996 में। हेडक्वार्टर NSDL का भी मुंबई में ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और इसको सेटअप किया गया था 1992 में, ठीक है जी। ओके, अब मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन द बेस ईयर ऑफ ऑल इंडिया WPI स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स हैज़ बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 2004-05 टू 2011-12। कब WPI को जो बेस ईयर है, जो हम पहले 2004-05 मानते थे, उसको 2011-12 कब किया गया था? इसको किया गया था मई 2017 में, ठीक है। जो आपका GDP मेज़र करते हैं हम जिस तरीके से, ठीक है, तो इसके लिए मई 2017 किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द जीरो बेस बजटिंग? जीरो बेस बजटिंग क्या होती है, अब देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको कहता है डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज जीरो। नहीं, ये नहीं होता आपका, ठीक है। स्टार्ट द एक्सपेंडिचर विदाउट एन इनकम, ये भी नहीं होता जीरो बेस बजटिंग। नेक्स्ट इज मेकिंग ए बजट एवरी टाइम विद ए फ्रेश स्टार्ट एंड एन इररेशनल मेथड ऑफ बजटिंग, ठीक है। फोर्थ तो आपका बिल्कुल ही नहीं है, पहले ही आप क्रॉस कर देंगे। जीरो डिफरेंस वाला भी नहीं है, बी भी नहीं है। यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेकिंग ए बजट एवरी टाइम विद अ फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। इसको कंसेप्ट को दिया किसने था? जीरो बेस बजटिंग का कंसेप्ट किसने दिया था? पीटर ए फायचार, ठीक है। जीरो बेस बजटिंग का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। जीरो बेस बजटिंग क्या है? पब्लिक फाइनेंस में ये टॉपिक आप पढ़ते हैं कि जीरो बेस बजटिंग क्या है। जीरो बेस बजटिंग ये है कि आप हर टाइम अपना बजट एक नए फ्रेश तरीके से बनाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर की जो आपकी लॉसेज हैं, इनकम्स हैं, प्रीवियस ईयर का आप कोई भी डाटा उसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ रोलिंग प्लान इन इंडिया? रोलिंग प्लान हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 ईयर प्लान्स की जो वीडियो है इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में मेरी, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। वीडियो में मैंने प्रॉपर इसको इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि रोलिंग प्लान जो है वो आपका आया था 1978 टू 1980, 1978-80 में ये रोलिंग प्लान आया था, जब आपकी मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी, जनता गवर्नमेंट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? 5th 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करके ये 6th 5 ईयर प्लान ले आए थे ये, ठीक है, उसको हटाते हुए। अब रोलिंग प्लान होता क्या है? रोलिंग प्लान ये है कि आप 5 सालों का 5 ईयर प्लान ना बना के आप क्या कर रहे हैं कि हर साल रेगुलर रिव्यू कर रहे हो और अपडेट कर रहे हो अपने प्लान को, उसी के बेस पे फिर अगले ईयर के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। ये होता है आपका रोलिंग प्लान। अब बात करते हैं क्वाजी रेंट इज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है। क्वाजी रेंट किसका रिजल्ट है? सबसे पहले तो समझिए क्वाजी रेंट होता क्या है। क्वाजी रेंट होता है एक तरह से एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम। और वो कौन सी एडिशनल इनकम? जो रेंट के सिमिलर ही होती है, लेकिन वो कैसे अर्न की जाती है? विच इज अर्न इन शॉर्ट रन, ठीक है। शॉर्ट रन में जो आप अर्न करते हो, ठीक है। सरप्लस अर्निंग जो भी आपने अर्न की बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट द लैंड, आपका जो फिक्स फैक्टर है लैंड, उसको छोड़ के किसी अदर सोर्स से, किसी अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आपने जो भी अर्न किया, जैसे अर्निंग फ्रॉम मशीनरीज एंड अर्निंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब क्या है? वो क्वाजी रेंट है, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला आप देखें कि क्वाजी रेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि क्वाजी रेंट जो है वो है आपका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू अर्न माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्वाजी रेंट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट आपका दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने क्या कॉन्सेप्ट दिया, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? ये चीज़ें भी आपको जब आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो पीजीटी लेवल एग्ज़ाम है कोई इकोनॉमिक्स में, या आप नेट की तैयारी करते हो, तो वो बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें हमेशा कि कौन सा कंसेप्ट किसने दिया है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है हमसे
कि ये किसका रिजल्ट है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है ये किससे अफेक्ट होता है, शॉर्ट रन होता है क्वाजी रेंट आपका। यहाँ पे आपको लॉन्ग रन गिवन है तो आंसर नहीं होगा। सेकेंडरी कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट ये तो कंसर्न नहीं होते। वेरिएबल कॉस्ट आप वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्वाजी रेंट का पार्ट नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे ही जो ऑप्शन है ये गलत लग रहे हैं। और जहाँ तक मुझे ध्यान है इस क्वेश्चन के ग्रेस मार्क्स, या ये कह लें कि सबको ही इस क्वेश्चन के मार्क्स दिए गए होंगे उस टाइम पे, ठीक है। ये ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं आपको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा आपका, वो आंसर आपका होगा शॉर्ट रन, ठीक है। शॉर्ट रन होता है आंसर इसका। ओके जी, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। एन इकोनॉमी अचीव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी व्हेन। एक इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब अचीव करती है। देखिए, जब भी हम चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, तो दो तरह की चीज़ें हम पढ़ते हैं। एक तो एफिशिएंसी होती है और एक होती है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या है कि विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड आपने किसी टास्क को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपने 2 महीने में वो काम पूरा कर दिया, 3 महीने में वो काम पूरा कर दिया, यही आपको टाइम पीरियड दिया था, तो वो क्या है, वो इफेक्टिवनेस है। बट एफिशिएंसी क्या कहती है कि आप मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट दें, ठीक है। आपका इनपुट तो मिनिमम है बट आपका आउटपुट क्या है, वो मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है। ये एफिशिएंसी की डेफिनेशन होती है। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी सीधी सी बात है कि जब आप लोएस्ट कॉस्ट पे बिना रिसोर्सेज को वेस्ट किए मैक्सिमम आउटपुट पा रहे होगे तो वो क्या है, आपका प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होगा, ठीक है। देखिए, अब ये क्वेश्चन में जो ऑप्शंस आपको गिवन है, कौन सा इसको मैच करता है। द बेस्ट रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड, द टोटल नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इज ग्रेटेस्ट, ये तो इफेक्टिवनेस की बात आ गई। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट लिस्ट कॉस्ट एंड नो रिसोर्सेज आर वेस्ट, यही हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका इनपुट जो है वो मिनिमम हो, कॉस्ट जो आपकी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने डिस्कस किए हैं आपको समझ आ रहा होगा कि बेसिक क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होती हैं, आप के सिलेबस की ही चीज़ें हैं। बट होता क्या है कि हम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हम हेजिटेट हो जाते हैं, हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं। किसी ने हमें कह दिया कि एस्टेट पीजीटी जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकलता, तो हम उसी की बातों को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है ऐसा, ठीक है। बहुत लोगों ने, इवन मैंने भी एस्टेट पीजीटी अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल लिया था, ठीक है। तो आपको ज़रूरत होती है सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखने की, प्रॉपर कॉन्फिडेंस मेंटेन रखने की ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एंड ड्यूरिंग योर एग्जाम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्युलर पीरियड इज नोन एज। सेक्युलर पीरियड, जो बिजनेस साइकिल से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सेक्युलर पीरियड क्या है, ठीक है। सेक्युलर पीरियड जो होता है वो मेनली होता है आपका 5 to 25 ईयर्स का, ठीक है। और सेक्युलर पीरियड जो होता है वो अपने आप में बहुत सारे प्राइमरी ट्रेंड्स को लेके चलता है, ठीक है। तो आपने पढ़ी होगी ये चीज़ कि इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे हम वेरी शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मार्जिनल और एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट। अगर आपका एमओसी कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपकी पीपीसी किस तरीके की होगी। आप देखो, एमओसी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या होती है कि आप किसी एक कमोडिटी को गेन करने के लिए किसी दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और अगर सेक्रीफाइस एंड गेन बोथ आर इक्वल, ठीक है, तो आपका जो पीपीसी कर्व है वो किस तरीके का होगा, वो हमेशा आपका स्ट्रेट रहेगा, बिकॉज आपका सेक्रीफाइस और गेन इक्वल टू ईच अदर है, ठीक है। इट वुड बी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये टॉपिक जो है पीपीसी का, ये बड़े अच्छे से मैंने डिस्कस किया हुआ है, मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्ले लिस्ट है वहाँ आप जाके इसको इन डेप्थ अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कुछ और चीज़ें आपको, जैसे कन्वेक्स है, कनकेव है, ये गिवन है। आपकी कनकेव कब होती है, कनकेव ये शेप होती है, ठीक है। कनकेव कब होती है पीपीसी, जब आपका इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स कब होती है, जब आपका डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ओके जी, अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एमएसपी मिनिमम स्पॉट प्राइस ऑफ वीट फॉर 18 एंड 19। अब उस टाइम पे ये एग्ज़ाम था 2018-19 में, तो करंट का वहाँ से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था। उस टाइम पे गेहूं के जो रेट चल रहे थे वो चल रहे थे 1840 रुपये पर क्विंटल, ठीक है। बट अभी आप कर रहे हैं 2022 के हिसाब से तैयारी, तो आपको पता होना चाहिए कि 2021-22 में गेहूं का एमएसपी क्या है। इट इज़ 1975 पर क्विंटल, ठीक है। 1975 रुपये पर क्विंटल है अभी मिनिमम स्पॉट प्राइस ऑफ वीट, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइस टेकर। देखिए, इसने यहीं पे आपको सारी बात बता दी है कि प्राइस टेकर क्या है। प्राइस टेकर कौन सी कंपटीशन मार्केट होती, कहाँ पढ़ते हैं हम प्राइस टेकर। प्राइस टेकर हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, ठीक है, जहाँ पे ना तो आपका कंट्रोल है प्राइस पे, ठीक है। आप प्राइस मेकर नहीं हो, आप प्राइस टेकर हो। प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई, और इंडस्ट्री क्या करती है, जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखते हो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तो आपका AR और MR इक्वल होते हैं किसके, प्राइस के, क्योंकि AR MR और प्राइस तीनों चीज़ें जो हैं वो सेम रहती हैं, ठीक है। आप 1 यूनिट 5 की बेच रहे हो, 2 10 की बेच रहे हो, 3 15 की बेच रहे हो, ठीक है, तो आपका पर यूनिट जो है वो 5 रुपीज़ ही निकल के आता है रेट, ठीक है। ओके जी, अब इन्होंने कुछ ऑप्शंस आपको दिए हैं कि इनमें से कौन सी फीचर नहीं है या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है प्राइस टेकर की। अभी जो हमने डिस्कस किया कि MR इज इक्वल टू प्राइस, AR इज इक्वल टू प्राइस, हाँ जी। टोटल क्वांटिटी, भाई एक यूनिट अगर 5 रुपए की बेचते हैं तो 10 यूनिट 50 की, पर यूनिट कितना निकल रहा है, वही 5 रुपये, ठीक है। तो TR इज इक्वल टू P इंटू Q ही रहेगा, ठीक है। ये तीनों ठीक है। आपका कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, AR इज ग्रेटर देन MR, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्राइस टेकर की नहीं है, दैट इज द ऑप्शन नंबर C। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन फ्लड जो है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 1970 में लॉन्च किया था। और क्यों इसको लेके आए थे कि इंडिया को लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनाना था, ठीक है, और जो हुआ भी, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि क्या था ये किससे रिलेटेड था, ये रिलेटेड था मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिल्क प्रोडक्शन दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रेंडर्ड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो अभी मैं आप लोगों को कह रही थी कि जब भी चीज़ें आपको बताई जाती है, जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आपने पढ़ी, तो इसमें ये ज़रूर देख लें कि ये थ्योरी किसने दी है, ये आपसे पूछा जाते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये दी थी आपकी JB क्लार्क ने, ठीक है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है कि इन फ्री मार्केट इकोनॉमी द डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल डिपेंड अपॉन इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट। कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है, मार्जिनल प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है जो है वो बढ़ के आ रही है, इंक्रीजिंग है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड ज़्यादा रहेगी। और अगर डिक्रीजिंग है, हर एक्स्ट्रा फैक्टर को लगाने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती जा रही है, तो आप डिमांड भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, लेबर की, कैपिटल की कम करेंगे, क्योंकि लॉस में तो आप नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये दिया था JB क्लार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द डिसइन्वेस्टमेंट पीरियड स्टार्टेड इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन इंडिया। जितनी भी सिक इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, उनको क्या किया, उनमें डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। कब किया था ये, 1991 92 में किया था ये, ठीक है। 31 सिलेक्टेड PSUs जो थी जिन उसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया था 3038 करोड़ का, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। अब सिडबी है क्या, सिडबी इज स्टैंड्स फॉर स्मॉल
इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में है। और इसको सेटअप कब किया गया था? इट वाज फाउंडेड ऑन 2nd of April 1990। ठीक है, 2 अप्रैल 1990 में इसको सेटअप किया गया था एज ए रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ एमएसईज एंड फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, एमएसएमईज जितनी थी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो थे, उनको फाइनेंस करने के लिए इसको सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मार्केट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड फर्म। क्या पूछ रहे हैं? बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ आपको आराम से पढ़नी होती हैं चीज़ें, आंसर आपको खुद ब खुद समझ आता है। ठीक है, देखो परफेक्ट कंपटीशन क्या है कि बहुत सारी फर्म्स होती हैं। इन इम्परफेक्ट में आपका मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली की बात आ जाती है। डिओपोली में भी एक से ज़्यादा है तो फर्म ही इंडस्ट्री नहीं हो सकती। मोनोपोली क्या है कि जहाँ पे देयर इज़ अ सिंगल सेलर। ठीक है, एक ही सेलर है। अब एक ही सेलर है किसी कमोडिटी का तो वो खुद ही अपने आप में इंडस्ट्री, खुद ही फर्म। ठीक है, उसका कॉम्पिटिटर कोई है नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इनमें से किसको आप प्रोडक्शन कंसीडर करते हैं? ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ आप किसको मानते हैं? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ आप उसको मानते हैं जो आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, जिससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो सकता है कि पेंटिंग ए पिक्चर फॉर प्लेजर, ये तो नहीं होगा। आप अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए एक पेंटिंग बना रहे हो तो इससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या हुए? अगर आप उसको फॉर द बिजनेस पर्पज़ आप उसकी एग्जीबिशन लगा रहे हो, उसकी सेल कर रहे हो, तब तो बात है। ठीक है, अब तो ये प्रोडक्शन नहीं है इकोनॉमिक्स में। सिंगिंग ए सॉन्ग बिफोर फ्रेंड्स, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, आप गाना गा रहे हो उनके साथ, तो ये भी नहीं है। ठीक है, टिलिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी की ढुलाई करना, ये आपका प्रोडक्शन ऑफ इन इकोनॉमिक्स में हम कंसीडर करते हैं। बिकॉज इससे क्या है, इससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। आप ढुलाई करते हैं तो उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, प्रिवेंटिंग ए चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू अ बोरवेल। ठीक है, अब आपने एक बच्चे को गिरने से बचा लिया, तो ये आपकी ह्यूमन क्वालिटीज़ है, आप अच्छे इंसान हैं। ठीक है, तो आपने उसको बचा लिया। ये भी लेकिन इकोनॉमिक जो है प्रोडक्शन नहीं माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके जी। अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस फॉर 2018। 2018 में आपका नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसने जीता था? करेक्ट आंसर जो था 2018 में जिसने जीता वो थे विलियम नॉर्दस एंड पॉल रोमर। ठीक है, बट आपको करंट का पता होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उसी पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जीता है किसने? डेविड कार्ड ने। आप नोट डाउन कर लें ये चीज़ें कि डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट, और थर्ड पर्सन जिसने ये जीता है दैट इज गाइडो इनबेंस। ठीक है, 3 लोगों को नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में दिया गया है, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और गाइडो इम्बेंस। ठीक है, पहला, अब बात करते हैं कि फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको दिया गया था। फर्स्ट नोबेल प्राइज जो था वो दिया गया था 1969 में इकोनॉमिक साइंसेज में। किसको? रैगनार फ्रिच को। ठीक है, रैगनार फ्रिच को और जैन टिनबर्जन को। रैगनार फ्रिच और जैन टिनबर्जन को। ओके जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली अज्यूम्स दैट। किंग डिमांड कर्व जो है वो क्या अज्यूम करता है? पहली बात की किंग डिमांड कर्व दिया किसने? किंग डिमांड कर्व जो है वो दिया था पॉल स्वीजी ने। पॉल स्वीजी, नोट डाउन करते चले आप ये सारी चीजें। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि
ये क्या अज्यूम करता है, किंग डिमांड कर्व जो होता है उसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है, ये जो ऊपर वाला, इस किंग से ऊपर वाला पोर्शन, ये मोर इलास्टिक होता है, ठीक है, और जो नीचे वाला होता है दैट इज लेस इलास्टिक। इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो कंपैरेटिवली अदर फर्म्स जो हैं वो कम बढ़ाती हैं प्राइस, लेकिन अगर किसी एक फर्म ने प्राइस कम कर दिए तो सारे ही कम कर देते हैं, सारी फर्म्स कम कर देती हैं, ठीक है। तो देखिए अभी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, द रिस्पॉन्स टू अ प्राइस इंक्रीज इज लेस देन रिस्पॉन्स टू अ प्राइस डिक्रीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा, आगे हमने देखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी देख लीजिए। प्राइस इंक्रीज इज मोर, नहीं प्राइस तो ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कांस्टेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा कि जब आपका प्राइस बढ़ता है, मूल्य बढ़ते हैं वस्तुओं के, तो प्रत्युत्तर में कम बढ़ते हैं, किसके, प्राइस जब कम होते हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिविडेंड इज अनाउंस्ड बाय कंपनी ऑन, लाभांश जो है कंपनी के लाभांश वो किस पे देती है कंपनी भाई, ठीक है। देखो कोई भी कंपनी अपनी कैपिटल का, अपनी पूंजी का जो हिस्सा होता है उसको इशू करती है, ठीक है। इशू जब करती है, सपोज करो कि ये कह रहे हैं कि भैया हम अपने 1000 शेयर्स जो हैं उनको इशू कर रहे हैं, उनको मार्केट में लेके आ रहे हैं कि आप जो है उनको सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन उसको सब्सक्राइब किया कितना, सिर्फ 900 लोगों ने, ठीक है, लेने वाले सिर्फ 900 हैं शेयर्स को। तो अब कंपनी कितने लोगों को लाभांश देगी, डिविडेंड कितनों को देगी, 900 को ही तो देगी, ठीक है, मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे ही देगी, ठीक है, इशूड पे तो नहीं देगी। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल एक टर्म है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, जो आपकी शेयर कैपिटल का मैक्सिमम अमाउंट जो किसी कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है कि कंपनी इतने शेयर होल्डर्स को अपनी कैपिटल इशू कर सकते, इतने शेयर्स इशू कर सकते, दैट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है, जो आपसे पूछा गया है उसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न एम्प्लाइज। देखिए मार्जिनल रिटर्न्स, हमें पता है कि रिटर्न जब बढ़ते हैं, रिटर्न बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिटर्न बढ़ने का मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट हमारी कम हो रही है, ठीक है, और मार्जिनल रिटर्न कम होने का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी शुरू होगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है, रिटर्न कम होने शुरू हुए, इसका मतलब क्या है, रिटर्न कम आने का मतलब क्या है कि कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई होगी, लॉसेज में जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मेंशन है, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक इज नॉट इंक्लूडेड इन द मर्जर ऑफ 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन 2018। इनमें से कौन सा बैंक ऐसा था जिसको 2018 में इन 3 बैंक से अलग रखा गया था, वो मर्ज नहीं हुआ था इनमें, ठीक है। तो विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। ये दोनों स्टेट बैंक थे और इनको मर्ज कर दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसको बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से ही अब जाना जाता है, ठीक है। इनमें से किसको मर्ज नहीं किया था, इंडियन बैंक को मर्ज नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है, इंडियन बैंक को मर्ज नहीं किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग डाटा डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न स्टार्ट टू अकर बिटवीन यूनिट्स। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न आपके कब होने शुरू हुए, ठीक है। अब देखिए सिर्फ छोटी सी चीज़ है, बस आपको ध्यान से समझनी है कि यहाँ रिटर्न की बात है, यहाँ कॉस्ट की बात है। मार्जिनल रिटर्न डिमिनिश होने शुरू हुए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट जहाँ बढ़ रही होगी वहाँ मार्जिनल रिटर्न कम हो रहे होंगे, ठीक है। देखिए मार्जिनल कॉस्ट आपको पता है, जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है उसमें से अगर आप प्रीवियस यूनिट को सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं टोटल कॉस्ट में, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट निकलती रहती है 330 माइनस 240
90, 410 minus 330, 80, 480 minus 410, 70, 550 minus 480, 70, 610 minus 550, 60, और 610 90 माइनस 610 दैट इज 80। देखिए यहाँ आपके रिटर्न क्या है, कॉस्ट क्या है, बढ़ रही है, सॉरी कॉस्ट आपकी कम हो रही है, 90 to 80 जा रही है, इसका मतलब रिटर्न आपके बढ़ रहे हैं। यहाँ आपकी कॉस्ट क्या है, सेम है, 70 to 70 है, रिटर्न आपके कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपकी कॉस्ट जो है वो 60 से 80 चली गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट आपकी बढ़ रही है तो रिटर्न आपके कम हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ है ये, 5th और 6th यूनिट पे है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि क्लियर हैं ये चीज़ें, बट स्टिल आप लोगों को अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि मैम हमें तो इन डेप्थ उसको पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज़ द रिजल्ट ऑफ, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स की मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व के नाम से वीडियो, आप वहाँ से अच्छे से इस टॉपिक को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दो तरह की टर्म आती हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स और अदर फैक्टर्स लाइक फैशन में चेंजेस आ गए, या आपका जो वेदर में चेंजेस आ गए, या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं उनके प्राइस में चेंज आ गए, तो आपका क्या होता है कि डिमांड कर्व वो है जो है, डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज और एंड डिक्रीज, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस में अगर चेंज आने से डिमांड कम या ज़्यादा हुई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कंसर्न कमोडिटी, तो वो क्या होता है, वो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के नाम से, अगर वो कम हुआ, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डिमांड कम हो गई। अगर प्राइस बढ़ गया पर्टिकुलर कमोडिटी का तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। अगर प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है पर्टिकुलर कमोडिटी का, तो आपकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, ठीक है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस में अगर चेंज आता है तो उसकी वजह से जो डिमांड पे चेंज होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा नेशनल इनकम, ठीक है। इसकी भी वीडियो अवेलेबल है जो हमारे 5 ईयर प्लान्स जो हैं इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे ये मैंने चीज़ डिस्कस कर रखी है कि हिंदू ग्रोथ रेट क्या है, कौन से 5 ईयर प्लान में आई थी, क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेलर ऑफ बाइक विल इंक्रीज द, देखिए सप्लायर जब किसी कमोडिटी के बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, सप्लाई बढ़ती है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। डिमांड ऑफ बाइक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, प्राइस ऑफ बाइक्स पे नहीं पड़ेगा, डिमांड फॉर हेलमेट्स पे नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा असर किस पे पड़ेगा, सेलर बढ़े तो आपकी सप्लाई बढ़ गई। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अज्यूम दैट व्हेन प्राइस इज 20 रुपी क्वांटिटी डिमांडेड इज 9 एंड व्हेन प्राइस इज 19 क्वांटिटी डिमांडेड इज 10। जब प्राइस 20 रुपये है, क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है 9 यूनिट्स की, और जब प्राइस 19 है तो हम डिमांड कर रहे हैं 10 यूनिट्स की। अब ये कह रहे हैं कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बेसिस पे आप मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। देखें, हमें पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज
difference between total revenue of n units and total revenue of n minus 1 units। ठीक है, अब n यूनिट्स या ये कहें कि जो इनिशियली हमारा टोटल रेवेन्यू था वो क्या था, हम अर्न कर रहे थे 180 रुपये। ठीक है, चेंज हमने कर दिया, प्राइस कम हो गया बट यूनिट्स हमारी ज़्यादा सेल होने लगी। ठीक है, दैट इज़ 190, हमारी टोटल रेवेन्यू तो बढ़ गई। अब ये जो डिफरेंस है 190 माइनस 180, ठीक है, 10 रुपीज़ जो ये आंसर है, ये हमारा क्या होगा, ये मार्जिनल रेवेन्यू होगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। इससे अगले जो 30 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, अदरवाइज़ ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हाँ, आगे आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें, प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि एस्टेट एस्पिरेंट जितने भी हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के, सबको इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।